हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर फ्रॉम सीएमसी क्लासेज। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल सीएमसी क्लासेज मैथ्स बाई चंदन सर में। और बच्चों हम लोग अभी लगातार पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लासेस। और नंबर सिस्टम के स्पेशल क्लासेज में आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या पहले क्या है, बच्चों को इतना भी पता नहीं होता कभी कभी कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या से रिलेटेड भी सवाल देते हैं और मैं देखूंगा कि सीजीएल मेंस तक में जो सवाल आया है उसको भी करने का हम लोग प्रयास करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल करेंगे ही। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड, इन दो टॉपिक को मैंने आज उठाया है और इन दो टॉपिक पे बहुत बेसिक से लेके लास्ट तक चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्ञान अधूरा रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो ये मत समझिएगा कि 9-10 को पढ़ा रहे हैं। बच्चा जो नहीं पढ़ रहा होता है उसको इस बात की अनुभूति होती है कि काश मुझे ज्ञान बेसिक से मिलता। तो इसी उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको जो ज्ञान है जीरो से लेके एकदम हीरो लेवल तक मिले। तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले प्राइम नंबर समझेंगे बच्चों। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक से बड़ी है। सबसे पहले क्या है, एक से बड़ी है। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, कैसा, प्राकृतिक संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको रूढ़ भी बोलते हैं बच्चों। अभाज्य संख्या का एक और नाम क्या है, रूढ़ संख्या। मान लीजिए कल को दे दे रूढ़ संख्या, आप बोले इसका चर्चा तो आपने किया नहीं, तो इसकी चर्चा करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इसी अभाज्य संख्या का मतलब होता है रूढ़ संख्या। एक और होता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, है ना, जिसको यौगिक भी बोलते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या 10 उल्टा होता है। एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग लगती हो, यहां नहीं लगे अभाज्य संख्या, लग जाए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो नंबर मैंने लिखे हैं, इन सारे नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक स्वयं होगा और एक होगा। तो एक ऐसा नंबर है जो सबको काट देता है, और स्वयं से हर कोई डिवाइड हो जाता है। जी मैं अपने आप से विभाजित हो जाता हूं, तो 2, 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3, 3 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। इन सारे वैसे नंबर लिए हैं जो प्राइम नंबर हैं। लेकिन अगर मैं ले लो 4, तो 4 ऐसा नंबर है जो 4 से तो कटता ही है, स्वयं से तो कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसके अलावे वो 2 से भी तो कट रहा है। तो इसके अलावे जो स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरी से कट जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और अगर नहीं कटता है तो उसको अभाज्य बोलते हैं, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रिमार्केबल पॉइंट्स के रूप में ध्यान देना है कि अगर 1 से 50 तक आपको पूछा जाए कुल कितना अभाज्य संख्या होगा, 15। हालांकि ऐसे पूछता नहीं है, मैंने लिख दिया तो ये मत समझिएगा कि लिख दिया, बेसिक चीजें लिख दिया मैंने, है ना, कि 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होता है, तो है ना 25 होते हैं, 15 होते हैं, 100 तक चले जाइए तो 25 होंगे। लेकिन अभाज्य संख्या को पहचानते कैसे, मान लीजिए 73 अभाज्य संख्या है कि नहीं पूछ दिया आपसे, 73 अभाज्य संख्या है कि नहीं पूछ दिया आपसे, तो आप बस कुछ नहीं करो, 73 के पहले कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो 64 है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। अब 8 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं, तो 2, 3, 5 और 7 है। अगर इन सारे नंबर से ये कट जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर हो गया। तो जनाब 2 से ही कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, सो दिस इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो अगर हमको ऐसा करना है, 625 है, मैंने ऐसा नंबर लेना है कि जो पता चले कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो बस एक काम करना है कि आपको उसके करीब कोई ऐसा नंबर लेना है उससे कम में जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, और उस स्क्वायर रूट से पहले तक जितना भी नंबर आता है उन सारे नंबर से जो प्राइम नंबर है उससे कटता अगर है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं कटता है तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये तो पहचानने का नहीं हो गया। तो 1 से 100 तक 25 होंगे, 1 से 50 तक 15 होंगे। ऐसे ही देता है कि 600 से लेकर 700 तक कुल कितने होंगे, तो बीच बीच में निकालना होता है। कुछ कुलों भी स्टूडेंट को मिल जाता है कभी कभी, केवल 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। बात सही है, आप देखिए ना, 2 ही एक मात्र है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी आगे जितना भी लिखिएगा सबके सब विषम होगा। तो ये एकमात्र कुलू मिला। आगे चले जाइएगा तो 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, यानी फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा, 29 होगा। यानी प्रायः वैसा नंबर होगा जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो। इसके अलावा हमको लगता है कोई नहीं होगा। आगे जो मिल गया सब मिल गया, 2, 3, 5, 7।
आगे जो भी मिलेगा, मैंने आप 100 से 200 तक में भी चलेंगे तो उसका इकाई अंक जब भी होगा 1 3 7 8 9 में 1 3 7 9 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब थोड़ा डिविजिबिलिटी का रूल रहेगा, लड़का पकड़ लेगा। तो केवल 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है। अब कहिएगा ये कौन पॉइंट है भाई? अरे पॉइंट क्या है? अगर मान लीजिए कल को क्वेश्चन दे ही दिया, पॉइंट तो पॉइंट होता है। कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। उस क्षेत्र में हम निपुण होते हैं, पकड़ होती है उस क्षेत्र में। तो अगर दे दिया 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, 17 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर, अगला 6 है ना, 24 से डिवाइड देकर रिमाइंडर ज्ञात करो। तो भैया सारे ऊपर कैसे नजर आ रहे हैं? सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के स्क्वायर में अगर 24 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 आएगा। 5 7 11 13 17 19 सारे प्राइम नंबर है तो 1 कुल क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 6 टाइम्स आएगा। तो हो गया 6। 1 को 6 बार जोड़ने से बढ़िया 6 लिख दो, 6 से गुना कर दो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि उतना नहीं कीजिए आप चेक करना है। कर लीजिए 13 का स्क्वायर 169, 24 से 13 60 से 1 बच गया। 19 का स्क्वायर 361। अब 361 में अगर मैं 24 से भागा दूं तो 24 से कम 24 हो गया, बाकी बचा 12। 12 पर 1 लगा देंगे 121, 24 बचे 20 से रिमाइंडर 1 हो गया। मतलब ये है कि हम लोग पॉइंट थोड़ा कलेक्ट कर ले रहे हैं। कुछ और भी पॉइंट कलेक्ट करेंगे जिससे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बनेंगे। सॉरी, चलिए बच्चों, तो पॉइंट क्या है, नोट क्या है? पहला कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या हो केवल 2 को छोड़कर। अगर 2 को आप नहीं ले आओ, कोई भी 2 को ले ले आप, जैसे होता तो बहुत सारा है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इतना ही को लेते हैं और देखते हैं। 2 को छोड़ के लेना है। 5 3 8 सम संख्या, 7 5 12 सम संख्या, 11 7 18 सम संख्या, 13 11 24 सम संख्या। किसी को लगेगा यहाँ ले रहे हैं, 17 3 20 सम संख्या, 23 5 28। यानी स्पष्ट जाहिर हुआ कि किसी भी 2 अभाज्य संख्या का योग सम संख्या होगा यदि उसमें 2 शामिल नहीं हो। लेकिन जहां अगर 3 आ गया तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या तभी होगा जब उनमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगा। देखिए ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुरंत अभी। तो ये तो हम लोग समझ गए कि चलो भाई अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो किसी भी 2 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो सम संख्या आ जाएगा। लेकिन अगर जहां 3 अभाज्य संख्या है तो उसमें एक सम संख्या 2 को आना अवश्य है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 5 3 8 7 15, 7 5 12 11 23, 13 11 24 और 17। 24 सम है और विषम के साथ जोड़ेंगे तो सम को जैसे भी सम के साथ जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। अब पता ये चला कि तब उस केस में यानी कहने का मतलब 2 अवश्य लेना होगा, क्योंकि 2 का तो योग सम संख्या आ चुका है। अब उसको सम के साथ जोड़, किसी भी 2 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे सम संख्या होगा अगर 2 को छोड़ दें। अगर 2 को छोड़ के किसी भी 2 अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं सम संख्या आता है तो उस सम संख्या को अगर 2 के साथ जोड़ दे तो 2 तो पहले से सम है और सम के साथ जुटेगा तो ऑलवेज सम आएगा ना दोस्त। इसलिए अगर 2 इंक्लूड होगा इन 3 में तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर 2 को छोड़कर किसी भी 2 को लीजिएगा तो उसका योग सम संख्या आएगा। तो उस सम को अगर 1 2 वाले सम के साथ जोड़ दे तो समझ आएगा, क्योंकि 2 ही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। ये मैंने ऐसे लिख दिया कि चलो भाई अगर माई दी बाई दी है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या होगा 101 और सबसे बड़ी पूछा जाए तो 997। अब हम लोग जो ये पॉइंट पढ़े 4 पॉइंट, उसमें एक पॉइंट ऐसा मिला जिससे क्वेश्चन एराइज किया गया। चलिए उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, चलिए बच्चों, तो हमारा सवाल है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 100 का मतलब कैसा संख्या? सम संख्या है। अब देखिए जिन बच्चों को यह पता होगा कि x + y + z ये 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या,
और उसका योग जो आया 100, अगर ये सम संख्या है तो इसमें से कोई एक एक्स वाई जेड में से मान लीजिए एक से ही 2 अवश्य होगी। बोलिए यही ना अभी पढ़ाए कि अगर 3 अभाज्य संख्या का योग अगर सम संख्या है तो एक अभाज्य संख्या के रूप में 2 मस्ट है। तो एक अभाज्य संख्या तो 2 हो गया जनाब। अब बाकी 2 में रिलेशन क्या बनेगा? तो अगर ये 2 है तो y प्लस जेड बराबर 100 में से 2 चल जाएगा 98। अब 98 को 2 व्यक्ति के बीच बांटना है, जिसमें से एक बोला कि हम 36 अधिक लेंगे। अगर ये y है ये z है तो y बोलता है कि z से हम क्या लेंगे? 36 अधिक लेंगे। तो जो 36 अधिक लेता है इसको पहले 36 दे दो। और 36 दे दिए तो बचा कितना? 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 3 गया 6। अब तो कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कि 100 रुपये बांटना है 2 व्यक्ति के बीच। आएगा बोला कि हम 10 अधिक लेंगे तो 10 उसको पहले दे दिए, तो बाकी बचा 90। 90 में क्या करेंगे? आज बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि जिसको अधिक लेना था वो अधिक लेके चल जाएगा तो बाकी पैसा तो बराबर बराबर बटेगा। तो उस केस में करेंगे क्या कि जितना भी ऐसा केस आएगा उस केस में जिसको जितना अधिक चाहिए उतना दे दीजिए और उसके बाद फिर बाकी जो शेष पैसा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 36 दे दिया, इसको अधिक चाहिए था, बाकी बचा 62 को 2 भागों में बांटेंगे तो 31 मिलेगा। तो सेकंड वाले को सिर्फ और सिर्फ 31 मिलेगा और इसको 31 ज़्यादा मिलकर के क्या मिल जाएगा? 67 मिलेगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, उनमें से एक संख्या क्या है। अगर वो 31 रहा होगा तो इसी के लगभग ऑप्शन रहेगा 32, तो 32 तो रहेगा नहीं, 37 रहेगा, 33 रहेगा, है ना, 29 रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि 33 तो जिंदगियों में नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है 3 अभाज्य संख्या और 29, 37 और 31 ही चांस है। तो कौन आंसर है? 31। लेकिन अगर 67 के हिसाब से देगा तो 67 दे देगा, 71 दे देगा, इस तरीके से उसके आसपास के प्राइम नंबर देगा। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक क्लू था पता कि अगर 3 अभाज्य संख्या है उसका योग अगर सम संख्या दे रखा है, ये भी पहचानना था। तो उसमें से एक सम संख्या के रूप में 2 अवश्य रहा होगा, क्योंकि 2 एकमात्र सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जिसको किसी भी 2 प्राइम नंबर के साथ इसको तीसरे के रूप में जब रखते हैं तो उसका योग सम आ जाता है। अदरवाइज खाली 2 अभाज्य संख्या सम तभी होगा जब 2 उसमें नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे तो ऐसे सवाल कभी दिक्कत नहीं होंगे। अब देखिए, इसी से बेस्ट अभाज्य संख्या से बेस्ट ही सवाल है नेक्स्ट। सॉरी, चलिए बच्चों, तो है क्या क्वेश्चन कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल। सबसे पहली बात तो बोला कि 4 लगातार है, बोला कि 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3, वो 4 लगातार मान लेते हैं ABCD भी 4 consecutive प्राइम नंबर्स, consecutive प्राइम नंबर्स। तो बोला प्रथम 3 अंतिम 3, प्रथम 3 लेंगे ABC, अंतिम 3 लेंगे BCD। इसका है 385, इसका है 1001। आप बोलेंगे आपने बट्टे में क्यों लिखा? हम लोग बट्टे में इसलिए लिखे क्योंकि इसमें B और B कॉमन आ रहा है, C और C कॉमन आ रहा है, तो जो भी रिजल्ट देगा वो A का देगा और D का देगा। यानी एक बात तो साफ जाहिर हो गया कि दोनों में BC कॉमन है। तो कई बच्चों को LCM HCF में पढ़ने का मौका मिलेगा ऐसे सवालों को कि जब कॉमन है उसको HCF बोलेंगे तो HCF यहाँ BC होगा। अब वो BC का मान क्या होगा सो जानना है, तो इसके लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 11 में से 5 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3 गया 6। 11 में से 5 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 616 है। तो 4 से तो बिल्कुल ही कट रहा है जी। 15 चौके 60 और 4 चौके 16। 154 को लिख सकते हैं 77 दूनी 154 है, 77 दूनी 154 लिख सकते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि ना ऊपरे 4 से कटेगा ना नीचे 2 से कटेगा, तो HCF तो ये नहीं आवेगा 4 और 2 कभी। HCF का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF के तरीके से हमको ये मालूम चला, HCF कहता क्या है कि दोनों बड़ा बड़ा नंबर है तो उसका कॉमन आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकाल करके उसको ब्रेक करने का, तोड़ने का, फैक्टर करने का प्रयास कीजिए। अब तोड़ेंगे तो उसी के अंदर उसका HCF छिपा होगा, तो 4 और 2 से तो ये कट भी नहीं करेगा, तो 4 2 तो हट गया जी, बच गया 77। अब 77 का ही 5 टाइम है, 77 एकम 77 हो गया, बाकी बचा 23, 77 3 231, यानी 77 से 2 नंबर, यानी HCF जब BC के रूप में होगा 77 होगा। और 77 को 2 के रूप में तोड़ सकते हो, 2 प्राइम नंबर के रूप में, 7 × 11 या 11 × 7, लेकिन 7 × 11 इसलिए तोड़े क्योंकि कंसेक्यूटिव वे में तोड़ना है। तो जाहिर सी बात है ये 7 ये 11 हो गया, तो ये 5 होगा क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। अब ये 7 और 11 हो गया, और यहाँ लाना है कितना 1001, तो ऐसे भी 7 11 हो गया, तो अगला 13 होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, कल कहेगा उन चारों अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि अगर हमको क्लू आता है तो हम किसी भी प्रोसेस से बना लेंगे तो उसको जोड़ घटाव करने में क्या है जी। इससे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा, आंसर 13 हो गया। तो कैसे बनाए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ABC BCD, BC दोनों में कॉमन था, डिवाइड इसलिए किए क्योंकि प्रथम 3 और अंतिम 3 का रहा, तो ऐसे भी कैरी हो रहा था 2 टर्म, तो HCF की बात हो सकती है। तो मैंने HCF निकालने का तरीका क्या बतलाया है कि दोनों में डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करके उसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, जो फैक्टर आएगा उसी में से उसका HCF होगा। तो 4 और 2 जो ब्रेक करके लाए फैक्टर, उससे ना ये कट रहा था ना ये कट रहा था, तो 4 और 2 तो HCF होने का चांस नहीं है। HCF का मतलब हाइयर कॉमन फैक्टर, जो दोनों को कट करे और दोनों में कॉमन भी हो, फैक्टर के रूप में कॉमन हो, और मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम फैक्टर, यानी कि अधिक से अधिक जितना कॉमन हो। 77 से हम देखिए ये 5 टाइम हो रहा है, 77 से EV कट जा रहा है, तो हम समझ गए कि ओ इसमें क्या छिपा हुआ है, सब छिपा हुआ है। अब ये 7 11 हो गया, ये 5 टाइम था, 7 11 ये 13 टाइम था, ऐसे भी 5 7 11 हुआ, तो 11 के बाद कौन होगा 13, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गया 13। अब देखिए अगर बाई दी में मान लीजिए कि हमको नहीं आता इस तरीके का LCM HCF OCF नहीं आता, तो कोई क्लू बचा था क्या, बचल था, इस क्वेश्चन के लिए खास करके बचा हुआ था। प्रथम 3 का जो गुणनफल कहाँ है वो कहाँ है 385, और ये जो कहाँ है ना वो 5 का मल्टीपल है। तो जब 5 का मल्टीपल है तो एक प्राइम नंबर 5 अवश्य से होगा, और फिर बोला है कि लगातार है, तो 5 के पहले वाला से गुना करके हम कभी ला नहीं सकते हैं। 5 के पहले 2 है 3 है, तो क्या लगता है कि 2 और 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 5 30 है ये, यानी पता चल गया कि जब भी होगा तो आगे वाला होगा, तो 5 7 11 हुआ, और अगला जब भी होगा तो 13 होगा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 13। क्यों, क्योंकि ये प्रथम 3 है तो प्रथम 3 में 3 आगे करेगा, वो अंतिम 3 है तो आगे वाला 3 ही रहेगा, 2 तो कॉमन रहेगा, तो उसके बाद वाला ना आएगा, तो हम लोग को बड़ा क्या मिला ये 13। अब कल को योग पूछता तो योग करने नहीं आता, हम लोगों को आता है। 13 11 24 और 5 29 और 7 36 हो गया, सही है ना जी। 7 5 12 12 11 23 23 13 36। तो हम ये समझते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ सकता है, आप समझ करके अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, तो ये समाप्त हुआ प्राइम नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। ओके, अब ये 2 पॉइंट मेरे पढ़ने हैं। प्राइम फैक्टर क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अगर मैं कोई नंबर है 30, उसको ब्रेक करते हैं 2 से 15 दूना 30 और 3 5 15, यानी कोई भी नंबर हो उसे आप ब्रेक करके और अभाज्य भाजक के गुणनफल के रूप में लाते हैं। जैसे 30 को ब्रेक किया तो आपने लाया 2 गुना 3 गुना 5। ये सारे जो नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी नंबर को ब्रेक करके आप अभाज्य भाजक के गुणनफल के रूप में लाते हैं, यानी कि अभाज्य इसके कितने भाजक हुए, वैसा नंबर जो इसको कट कर रहा है भाजक कहलाता है। और कैसा भाजक, तो अभाज्य भाजक। तो 30 के अभाज्य भाजक कौन कौन हुए, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 हुए। नंबर पूछेगा कितने हुए, तो इनके पावर का सम कर देना है।
घातों का योग, घातों का योग, सम ऑफ इट्स पावर। तो हो जाएगा 1 + 1 + 1, आंसर कितना हो गया 3। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले n कोई गिवन नंबर होगा, उसको फैक्टर करेंगे तो वो ऐसा देगा a का पावर m गुना b का पावर n गुना c का पावर p, जहां a, b तथा c अभाज्य संख्याएं हो। कैसी संख्याएं हो? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा m + n + p, सम ऑफ इट्स पावर्स। मैंने लिखा भी है सम ऑफ इट्स पावर्स। किसके पावर्स? जो अभाज्य भाजक के घात के पावर हैं वही। अब मान लो बाय द वे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं और उसको बनाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए (1080) के अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करें। ये तो समझ गए होंगे आप। क्या दिया बच्चों? 1080। 1080 के अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बेसिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, ब्रेक करने में भी बहादुरी लगाना है। बहादुरी क्या लगाना है? अगर आप थोड़े फास्टली करते हो तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो फिर पंचवर्षीय योजना मेथड है। 2 से 540 मरते, 2 से 27 मरते, 2 से 135 मरते, 3 से लगेगा फिर 45 मरते, 3 से फिर 15 मरते, फिर 3 × 15, यानी 1080 को तोड़ा तो 2 आया 3 टाइम, 3 भी आया 3 टाइम, 5 आया 1 टाइम। ये हुआ ऐसे तोड़ना। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता तो डायरेक्टली भी तोड़ सकता था। इसके पास 10 था तो 10 के बदले 2 × 5। ध्यान दीजिएगा, एक 0 से मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब एक 0 किसी नंबर में रहेगा तो 10 गुना रह गया। 00 तो 100 टाइम, 10 तो 10 टाइम, 00 तो 100 टाइम, 30 तो 1000 टाइम। तो ये 10 टाइम था तो 10 तो गुना हो गया। अब 108 है, 108 को कोई ऐसे भी तोड़ सकता है। 27 चौके 108, 36 दिया 108, 12 में 78 से। लेकिन सबसे बढ़िया कैसे टूटेगा? जब वो तोड़ेगा 27 चौके 108, क्योंकि 27 चौके 108 जब तोड़ेगा तो 27 को लिखेगा 3 का क्यूब और 4 को लिखेगा 2 का स्क्वायर। लिखेगा क्या? 27 चौके 108 का मतलब 3 का क्यूब 27 और 2 का स्क्वायर 4, और 1 2 पहले से है तो इसे फट से लिख देगा 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1। यानी क्या करना होता है? बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये एन वो नंबर हो गया। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन PF लिखते हैं शॉर्ट में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पावर का योग, तो 3 + 3 + 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 7। यानी अगर हम 1080 को काट सकते हैं तो 1080 को कुल 7 अभाज्य संख्याओं से काट सकते हैं। काटने के लिए तो किससे काट सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में 7 को अभाज्य संख्या है जिसको कट करेगा। अभाज्य भाजक के रूप में 7 गो होंगे, अभाज्य संख्या के रूप में कुछ और होंगे, लेकिन अभाज्य भाजक के रूप में कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में 7 होंगे। अब थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो रहा होगा, जैसे देखिए लग रहा होगा कि 1 2 3 3 तरह के अभाज्य संख्या आया, फिर कैसे हो गया भाई? तो 1 2 को 1 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 भी तो अभाज्य, दोनों है अभाज्य संख्या 2 और 3, लेकिन इसको जब ब्रेक करके गुना करके लाएंगे 6 तो 6 का क्या लाएगा? अभाज्य भाजक। तो ऐसे ऐसे कुल कितने नंबर होंगे? 7 नंबर होंगे।
तो समझ पा रहे होंगे कि जब भी सिंपल तरीके का देगा तो पहले ब्रेक करेंगे और उसे पावर के क्या करेंगे, सम कर देंगे। नेक्स्ट, तो सेकंड नंबर सवाल है और इसका क्लू क्या है कि अगर कोई संख्या पावर के रूप में दी हुई हो तो पावर वाली संख्या के अभाज्य खंडों की संख्या बराबर होता है। आप पहले बेस के अभाज्य खंड की संख्या निकाल दीजिए, अब पावर से गुना कर दीजिए। तो पहले बेस का निकालने का प्रयास करेंगे हम। तो 84 को हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 21 चौके 84, 21 को लिखेंगे 3 सते 21 और चौके मतलब 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसका पावर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले 84 को ब्रेक करते हैं, किसी भी नंबर को निकालना होता है प्राइम फैक्टर तो ब्रेक करते हैं इसको, कैसे, पावर के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्या के पावर के रूप में, प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखते हैं। तो 21 चौके 84 तो 3 सते 21 हो गया, 4 को लिखेंगे 2 की स्क्वायर। तो 2 यहाँ पावर तो पहले से दे रखा, कुछ भी नहीं था तो यहाँ 1 1 हो गया, पावर को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, नंबर ऑफ पीएफ हो गया जाकर के 4, नहीं जी 2 और 2 4। अब बेस के अभाज्य खंडों की संख्या गुना पावर, तो गुना पावर कितना है 143। तो 43 चौके कितना हो जाएगा, 40 चौके 160 और 3 चौके 12 172, 400 और 172 572। कोई दिक्कत किसी को नहीं, 3 चौके 12 14 चौके 56 157। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर कल को दे दिए 18 की पावर 43 तो 43 तो पहले लिख दीजिए और बेस का निकाल लीजिए। तो बेस का 18 को तोड़िए, 3 का स्क्वायर 9 गुना 2, इसके पावर को जोड़ दीजिए तो इसका 2 पावर, इसका 1 पावर, कुल क्या पावर 3 पावर, 43 थी 129। तो नंबर ऑफ पीएफ कितना होगा गुरु, देखिए पढ़ने मात्र देरी होता है जी। अगर आप पढ़ लिए बढ़िया से तो फिर क्वेश्चन को बनाने में कोई देरी नहीं। अगर डायरेक्ट किसी को पूछ दिया 18 की पावर 43 वो पढ़ा नहीं है तो कैसे बताएगा। और बेसिक उसका स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रांग होने के लिए तो हम बहुत बेसिक से बढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी एक्यूरेसी को बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि अब निकाल रहे हैं और फिर उन्हें निकाल के फिर लिख रहे हैं। फटाफट निकालने का प्रयास करिए, मन ही मन निकलता है तो निकालिए, क्योंकि आप स्टार्ट पहली बार करेंगे लेकिन इंड आप अंत इसी से करेंगे। 18 2 का 3 का स्क्वायर से गुना, तो 2 उधर पावर हुआ, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं तो 1 पावर 3 पावर हो गया, 43 से गुना कर देना है। तो चाहत प्रकट कीजिए। चलिए अगला चलते हैं। सॉरी, तो चलिए बच्चों 18 की पावर 15, 75 की पावर 16 गुने 42 की पावर 14 बटे 35 की पावर 12 गुने 12 की पावर 16 में कितने अभाज्य खंड होंगे। हम लोगों ने पढ़ा यदि प्रश्न भिन्न के रूप में रहता है दोस्त तो अंश के अभाज्य खंड की संख्या अलग निकालते हैं और हर के अभाज्य खंड की संख्या अलग निकालते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है कि इसका निकालना। 18 का कैसे निकालेंगे, देखिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में बारीकी ढंग से नहीं करते, थोड़ा फास्टली करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नहीं करोगे भाई तो फिर वही है, लगते रहेगा समय अपना। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, तो ये मनी मन तोड़िए, 3 का स्क्वायर गुना 2 यानी 3 का स्क्वायर 2 पावर 2 का पावर 1 पावर 3, तो 3 गुने 15, 15 तिया 45। 75 है तो 5 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1, तो 5 का स्क्वायर 2 पावर और 3 का पावर 1, 2 और 1 3, 16 तिया 48। 42 3 सते 21, 21 दूनी 42 यानी 3 गुने 7 गुने 2, और तीनों पर कुछ नहीं तो एक पावर जरूर होगा, तो 3 गो संख्या तो 3 गो पावर, 14 तिया 42। अंश के अभाज्य खंडों की संख्या निकल गई, हो गया ना। अब अंश के अभाज्य खंडों की संख्या निकल गई, उसको ऊपर लिख देंगे उसका मान। ऐसे भी गुना के रूप में रहता है तो क्या करते हैं, इसका निकाले 45 आया, इसका निकाले 48 आया, इसका निकाले 42 आया। गुना के रूप में रहता है तो जुड़ जाता है। अभी तुरंत ना पढ़े कि जब प्रश्न गुना के रूप में रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब है 42, ये तो हो गया 35, तो 5 सत्ते 35, 2 पावर 12 दूनी 24, 2 का स्क्वायर गुना 3, तो 2 और 1 3, 16 3 48, तो 48 तो 48 से मेंटेन हो गया जी, खत्म। 42 से 24 चला गया 18, 45 और 18 कितना हो जाएगा, 53 के 63, आंसर हो गया 63। मैं समझता हूँ आंसर में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, 63। चलिए आगे बढ़िए। तो आपको प्रश्न जब मिलता है तो मिलते ही आप तुरंत कैलकुलेशन करना चालू कीजिए, मतलब देखते ही एकदम चालू।
चलिए बच्चों, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब प्रश्न गुना के रूप में रहता है तो प्रत्येक संख्या का अलग अलग अभाज्य खंडों की संख्या निकालकर गुना में जोड़ते हैं, भागा में घटाते हैं। तो 24 है, 3 8 24, 3 और 8 को लिखेंगे 2 का क्यों, तो 1 पावर 3 पावर 4 पावर और 15 पावर, तो पावर में गुना कर देते हैं इसका अंश के अभाज्य खंडों की संख्या निकाल करके, तो क्या बोलते हैं बेस के अभाज्य खंडों की संख्या निकाल करके। तो बेस 24 था, 3 8 24, 8 को लिखेंगे 2 का क्यों, ये 3 पावर और 1 पावर जुड़ करके हो जाएगा 4, 4 गुने 15 इसका निकल गया। अब इसका निकल गया तो फिर इसका निकालेंगे, तो 17 तो टूटवे नहीं करेगा, प्राइम नंबर है 1, तो 13 एकम 13 हो गया। 18 को लिखेंगे 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 2, तो 2 और 1 3 पावर और 43, 43 गुने 3 129, तो 15 चौके 60, 13 एकम 13 129। अगर इसको 130 मानते हैं, जब इसको एक भेजते हैं तो 130 और 60 190, 190 और 12 202। तो मैं समझता हूं कि आपको जो ये क्वेश्चन आज जो प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टरेशन बताया गया, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं रहा होगा। तो देखिए बच्चों के नज़र में क्या होता है कि इस तरह के सवाल तो बना लेते हैं, लेकिन मैं सेम इसी तरह के लैंग्वेज का एक लास्ट सवाल दे रहा हूं। लैंग्वेज उसमें लगेगा कि यही पूछ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो एक लास्ट सवाल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये चीजें जब पढ़ रहे हैं तो उसको बाद में करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अभी करेंगे उसको, जस्ट उस क्वेश्चन में क्या इसमें डिफरेंस है। लेकिन ये तो एक अलग टॉपिक था कि अभाज्य संख्या क्या है और अंश के अभाज्य खंडों की संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या या अभाज्य खंडों की संख्या जितना भी आपने पढ़ा, जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से हम लोग पढ़ लिए और बेसिक से भी पढ़े। लेकिन जो क्वेश्चन अभी पूछने जा रहे हैं शायद उसका मतलब कुछ अलग हो जाता है, तो वैसे सवालों को करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर 1111 गुने 5 की पावर 2222 में अंकों की संख्या कितनी होगी। मतलब अगर आपसे पूछ दे कि 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो अब करेंगे ना जी, 4 गुने 25, 25 चौके 100, इसमें अंकों की संख्या कितना हुआ, तो 3 अंक हुआ। यानी इसको डेवलप करेंगे, इसको जब एक्सपैंड करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, पूरा रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसमें आया 100, इसका मतलब उसको 100 में कितने अंक है, 3 अंक। तो वो सवाल पूछना चाह रहा है और क्वेश्चन जो भी देता है सेट करके देता है जनाब। एक बात ध्यान रखिएगा, ए का पावर यदि m हो और बाहर पावर n हो तो पावर का पावर गुना हो जाता है। ओके, इसका यहां पर यूज होगा। अब देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 1111 गुने 5 की पावर 2222, और पावर का पावर अभी तुरंत पढ़ा आपने, गुना हो जाता है। अब हमने बताया आपको कि a की पावर m हो और गुना b का पावर भी m हो, तो दोनों को गुना करके a की पावर लिख देते हैं। देखिए ये अलग रूल है, और एक रूल ऐसा होता है a गुना a के पावर m और b का पावर n। वहाँ पावर सेम था तो बेस डिफरेंट, और यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है तो पावर s। यहाँ बेस सेम है तो पावर डिफरेंट, वहाँ पावर सेम तो बेस डिफरेंट, और यहाँ बेस सेम तो पावर डिफरेंट। तो गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, लेकिन अगर गुने में हो और पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो दोनों बेस को प्रोडक्ट करके वही कॉमन पावर को लिख देते हैं। तो यहाँ इस रूल पर क्या लिखा जाएगा, दोनों बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों बेस को प्रोडक्ट करके और पावर को हम लिख देंगे। और 10 टू दी पावर 2222, एक बात ध्यान रखिएगा, 10 टू दी पावर n में 10 टू दी पावर n में अंकों की संख्या कभी पूछता है तो आप ध्यान रखिए अंकों की संख्या होगा n+1। अर्थात अगर 1 पावर देंगे तो 10 और 10 में 2 डिजिट का यूज, 2 पावर देंगे तो 10 के स्क्वायर 100, तो
तो 3 डिजिट का यूज, तो 2 और 1 3 नहीं हो जाता जी। तो यहाँ 10⁻n में अंकों की संख्या पूछा है, तो फट से हम लोग लिखेंगे n+1 यानी कि 2222 और +1 यानी 2223। यानी इस क्वेश्चन के कुल कितने अंक होंगे? 2223 अंक होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने प्राइम नंबर बहुत इनिशियल ढंग से पढ़ा, एकदम आगे तक पढ़े और प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़े। इसमें एक तरह का सवाल एक डिफरेंट था, मैंने उसको भी बतलाया आपको। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से लगे रहें और नंबर सिस्टम जारी है और आपका अलग जो है उसमें आपका रेशियो हुआ है, एलिगेशन समाप्त होने के कगार पे है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आगे टॉपिक स्टार्ट होगी उसमें भी, और ये तो निरंतर चल ही रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप हमारे चैनल को बिल्कुल फैलाने में, वीडियो को फैलाने में, शेयर करने, सब्सक्राइब करने में कोई भी कमी ना करें। बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मैं आपके साथ लगा हूं और इसी तरीके से मैं हमेशा आपके साथ लगा रहूंगा। मेरा उद्देश्य 2 प्रकार का है कि जो बच्चा कमजोर है वो पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले, और जो बच्चा जो कहा जाता है ना कि करीब है, वो सिलेक्शन के करीब है, तो उसके लिए एक अलग तरह का एजुकेशन होता है। वो ये कि आप अगर सवाल को 2 ढंग से करते हैं, एक ढंग हुआ बेसिक समझाना, दूसरा ढंग हुआ उसी सवाल को कैलकुलेटिव माइंड सेटअप से करना, थॉट प्रोसेस से करना, कॉन्सेप्ट बेस से करना, तो उससे जल्द सॉल्यूशन होता है। और जब तक कोई भी कैंडिडेट फास्टली सॉल्यूशन नहीं करेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। नॉलेज गेन करना अलग बात है और सिलेक्शन लेना अलग बात है। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं भी उसी उत्साह और उमंग के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगा रहूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।